हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है उसकी जो लास्ट जो एक्सरसाइज थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपरली इसका जो हर एक पार्ट है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उन सब के बारे में एक एक करके मैं वीडियो बनाकर आपको डिस्कस करूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। बट इस टॉपिक को समझने के लिए ना सबसे पहले हम इस लाइन को पढ़ेंगे। जो पहली लाइन है हमारी, ये एक्चुअली एक्ट करेगा एज ए बिल्डिंग ब्लॉक या फिर एक फाउंडेशन की तरह, जिसमें हम सारे अपना जो चैप्टर है वो रीड करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो बोला ये जाता है बेटा कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स स्टेबिलिटी। दुनिया में हर एक चीज क्या चाहती है? स्टेबिलिटी चाहती है। सो इज द केस विद एटम्स। मतलब एटम्स भी क्या चाहता है? वो एक स्टेबिलिटी चाहता है। लेकिन अब मतलब दिमाग में ये बात आती है कि एटम की स्टेबिलिटी में आने का क्या मतलब है। देखिए बेटा, एटम्स जो है ना, या कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, वो एक्चुअली में ये चाहता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए। इनर्ट गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है, राइट। तो उनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है वो एक इनर्ट गैस की तरह होना चाहिए। इनर्ट गैस का बेसिकली मतलब ये होता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ठीक है, अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो बस वो एटम अपने आप में क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। अब उसी स्टेबिलिटी के चक्कर में एक एटम दूसरे एटम के साथ या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, या वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को बेटा एक से दूसरे के अंदर, जिसकी वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है। और उसी का नाम बेटा हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है। चलिए मैं आपको धीरे धीरे करके ये बात अच्छे से समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लो बेटा, यहां पर अगर आप देखें ये हमारे इनर्ट गैस है। ठीक है, हीलियम को छोड़ दो, इसके बावजूद बाकी जितने भी हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेटा इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि जब हम इनर्ट गैस के बारे में बात करते हैं तो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये देखा गया है जिनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल इन नेचर। और जो हाईली स्टेबल होते हैं ना बेटा, वो कम रिएक्टिव होते हैं उस अपने नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत कम क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। सो अगर मैं हीलियम की बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल में 2, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं बेटा अगर आप देख रहे हो तो आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसको बेसिकली लॉ ऑफ ऑक्टेट भी कहा जाता है। ऑक्टेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, जिनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे जब हम बात करते हैं ना कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, तो कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो या तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर आप कहते हो कि इसमें रिएक्टिविटी फिर भी है तो बहुत कम रिएक्टिविटी होगी बेटा, बहुत मुश्किल से मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जो एटम्स हैं वो आपके केमिकली कंबाइन होते हैं किसी और एटम के साथ, जिसके अंदर या तो वो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या वो ट्रांसफर करते हैं बेटा एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है बेटा, मैं आगे जाके बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाने वाला हूं, डोंट वरी। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो फिर हमारे पास अगर एक ही शेल है किसी के पास तो उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बस। अगर एक ही शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अगर एक से ज्यादा शेल है तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके होने चाहिए। बस ये बात अभी आप ध्यान रखिए, आगे जाके मैं इसको और डिटेल में समझाने ही वाला हूं। अब बात यही आती है कि केमिकल कॉम्बिनेशन का कोज क्या है बेटा। ठीक है, जो मतलब ये आपस में केमिकली कंबाइन करते ही क्यों है। तो जैसे मैंने आपको बेटा ऑलरेडी अभी बताया है कि ये आपस में केमिकली कंबाइंड, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह क्या है।
तो ये आपस में केमिकली कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि वो एक्वायर कर सके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। ये नहीं कि अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं, फ्लोरीन को किसी मेटल से रिएक्ट करवाता हूं सपोज, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना बेटा आपका, वो आपका नियोन के साथ ज्यादा होगा, नियोन की तरह होगा। मतलब उसके आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, राइट। तो आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप देखेंगे तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका, नियोन जैसा होगा। तो जो उसके आसपास वाला नोबल गैस होता है ना, उसकी तरह वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। और नोबल गैस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एक से ज्यादा शेल हो। अगर एक ही शेल है तो 2 ही होने चाहिए। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, तो जैसे मैंने आपको कहा बेटा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, या शेयर करता है, जैसे एक एटम दूसरे एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपस में अगर शेयर करते हैं, तो उस टाइम उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है केमिकल बॉन्ड, जो इस चैप्टर का नाम है जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसी वजह से बेटा, इसी केमिकल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स, तो वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो एक एलिमेंट से क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। और जब वो एक मॉलिक्यूल बनता है तो वो क्या है, वो और स्टेबल हो जाता है आपका। और आपको अच्छी तरह पता है कि यही वो केमिकल बॉन्ड है जो इस स्टेबिलिटी को बना के रखता है। अगर किसी तरीके से अगर इस केमिकल बॉन्ड को मैं तोड़ दूं तो ऑटोमेटिकली बेटा वो अनस्टेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी अच्छे से। वेरी गुड। अब बेटा सबसे बड़ा सवाल कि यहां पर बात हम करेंगे 3 डिफरेंट मेथड इन विच एन एटम कैन अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये कि हम ऐसे उन 3 डिफरेंट मेथड को स्टडी करने वाले हैं जिनमें जो एटम्स हैं किस तरीके से मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड। एक्चुअली मैं अगर ये भी कहूं तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं बेटा आपके। एक हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। बाकी डिटेल स्टडी तो मैंने आपको करवानी है उन सब की। ठीक है, देखिए बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं एक सोडियम क्लोराइड की, किसकी बात करता हूं, सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं। मतलब क्या होता है बेटा, वो NaCl है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक सोडियम है हमारे पास एज एन एटम, एक क्लोरीन है बेटा एज एन एटम। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जो सोडियम है ना बेटा आपका, वो 1123 होता है आपका, राइट। मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बन जाता है 2 8 एंड 1। अगर मैं बात करता हूं बेटा क्लोरीन की, ये 1735.5 होता है आपका। सो अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है बेटा 2 8 एंड 7। अब थोड़ा ध्यान से समझने की प्लीज कोशिश करना बेटा। अगर मैं ये चाहता हूं कि इस सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये दो तरीके से पॉसिबल है, या तो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन कर ले। व्हाट डू यू थिंक, क्या इजी है? ऑब्वियस है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। इन द सेम वे अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करता हूं बेटा, तो इसमें अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं बेटा, या तो ऑफ कोर्स मैं 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, या तो बेटर है कि एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे ले लूं। तो बेटर क्या है, ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बन जाना बेटा आपका, ऑब्वियस है इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखो बेटा समझने की बात है यहाँ पे ये है कि जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बन जाता है बेटा +1 दैट इज कैटायन। और उसी तरह यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एंड ये बन जाता है बेटा आपका क्लोरीन आयन दैट इज -1, जिसको एनायन भी कहा जाता है। सो अब मैं मोटी मोटी बात यहाँ पे सिर्फ ये समझाना चाहता हूं बेटा आपको यहाँ पर कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया, ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन गया, और इसी वजह से बेटा इनके बीच में एक्ट करेगा फोर्स, बेसिकली वो कूलम फोर्स भी कह सकता हूं मैं। ठीक है, उस कूलम फोर्स की वजह से ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में
ये -1 है, ये ये +1 है, ये -1 है। ये कैसे बना? जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर क्लोरीन के अंदर चला गया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उससे बना हुआ जो बॉन्ड होगा ना इन दोनों के बीच में, उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो अगर आप ध्यान से इस NaCl को देखते हो तो इस कंडीशन में आप आराम से देख सकते हो बेटा कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हुआ था आपका फ्रॉम सोडियम टू इलेक्ट्रॉन। उनकी वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ और वो आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बन गया जो ऑफ कोर्स क्या है? स्टेबल है। अब इससे क्या हुआ? ऑब्वियस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इंडिविजुअली भी क्या हो जाते बेटा? ये आपके स्टेबल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहला मेथड क्या होता है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड में क्या होता है बेटा कि कभी कभार ना जो एक एटम और जो दूसरा एटम है ये आपस में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, ताकि वो अपने क्या कहते हैं कि या अगर सिंगल शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, अगर एक से ज्यादा शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? मैं एग्जांपल आपको दूंगा समझाने के लिए। जैसे कि बेटा मेरे पास है मीथेन। अब आप बोलेंगे सर मीथेन क्या है? देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके ही इस बुक के एंड में है। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस उसकी बना के डाली हुई हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज डिटेल में आप सिलेबस के साथ चलते जाइए, एट द एंड आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए बेटा जैसे कि मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। यहाँ पे C स्टैंड करता है कार्बन को और यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा 4 है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाना चाहूंगा ये है क्या चीज आपकी। देखिए बेटा जब मैं कार्बन के बारे में बात करता हूँ ना तो बेटा तो ये 6 and 12 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो मेरे पास 2 and 4 आएगा। उसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 ही होता है। सो अब बात सिर्फ इतनी थी कि हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। इससे क्या होता है? वो स्टेबल बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सबसे बड़ी दुविधा वाली बात होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ना वो दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ना वो ले सकता है। ऐसे कंडीशन के अंदर वो क्या करता है? वो एक्चुअली शेयरिंग करता है। आई टेल यू कैसे, देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 4, है ना? तो देखिए 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने 4 यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अब होगा क्या? हाइड्रोजन में कितने हैं बेटा? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया? अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के मतलब 4 हाइड्रोजन के साथ बेटा शेयर कर दिया। इससे क्या होगा मैं अभी बताता हूँ बेटा। जैसे हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है बेटा उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा प्लीज, तो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो मतलब देखा जाए तो हाइड्रोजन आपका सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर मैं यहां पे कार्बन की बात करूं तो देखिए बेटा उसके अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा कंप्लीट हो गए। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए। क्या हुआ? सिर्फ शेयर हुआ है। तो जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स या हाँ 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली जब हमारे शेयर होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ऑब्वियस है बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड भी आपका सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। वो आगे कंडीशंस हैं, वो अगली बातें हैं, जब आएंगी तब मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि जिस केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस करे उस टाइम जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है। बढ़िया। अब हम बात करेंगे तीसरा एंड इंपॉर्टेंट, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड या इसको कोआयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। अब ये क्या चीज है बेटा? ये ना थोड़ी थोड़ी सी वियर्ड लगेगा आपको, बट ये होता है, ये बॉन्ड भी है आपका। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड की भी और आयनिक बॉन्ड की भी। अब ये है क्या चीज, पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाऊंगा, फिर एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है? देखिए एक्चुअली में क्या है
कि when the shared electron pairs are contributed by only one of the combining atoms, मतलब ये कि मान लीजिए कि मेरे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। जब वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो मैंने अभी कोवलेंट में क्या बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में शेयर हुआ, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन इसमें पता क्या होता है, एक एटम ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इस वाले के साथ शेयर होंगे, इसका कोई इसके साथ शेयर नहीं होने वाला, बट उससे क्या होगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के जो बॉन्ड होता है ना बेटा, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या को आयनिक बॉन्ड। को आयनिक इसलिए क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड की तरह भी की प्रॉपर्टीज भी एक्वायर करता है और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी एक्वायर करता है। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आए। हम यहाँ पे बनाएंगे अब हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मैं आपको दिखा दूं बेटा, हाइड्रोनियम कैसे दिखता है। ये दिखता है H3O एंड ये बन गया आपका पॉजिटिव। अब बोलेंगे सर ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन लेनी। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अपने पानी की, ठीक है, पोलर नॉन पोलर, ये जितनी बातें बेटा वो वैसे डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये बॉन्ड क्या होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये हमारा पार्ट है सिलेबस का। ऑफ कोर्स मैं आपको समझाऊंगा, ये वाली बात जब आएगा तब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो ऐसा लगेगा पता नहीं एम ही कराई जा रहे हैं, तो अभी कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो हाइड्रोनियम हम कैसे बनता है बताता हूँ बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। जब हम पानी की बात करते हैं ना बेटा, पानी के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल उसका H2O होता है। अगर आप ध्यान से बेटा इसके स्ट्रक्चर को देखें ना, तो मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जो है बेटा उसका 6 एंड हमारे पास 6 होता है, नहीं 6 नहीं, और 8 एंड 16 होता है बेटा। तो 8 होने की वजह से ये 2 एंड 6 बन जाता है। मतलब ये ध्यान से देखना बेटा, मतलब ये है कि मैं इसको ना अलग पेज में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बात करता H2O की, राइट। तो इस केस में क्या है, जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एंड अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 8 और 16 है, तो जिसकी वजह से ये आपका 2 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मोटी मोटी बात ये है कि इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये अपने 8 को कंप्लीट कर सके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। तो होगा क्या अब यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बोलेंगे सर ये क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ ये 8 कैसे बनेगा। पहले इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास ऑक्सीजन है बेटा, इसके साथ हमने रख दिया हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मजे की बात आप देखेंगे, आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए होंगे जो किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आपको कहा जाता है लोन पेयर। क्या कहा जाता है बेटा, लोन पेयर। एक ऐसा पेयर जो एक्चुअली बॉन्ड बनाने के काम नहीं आता, बट इनकी प्रेजेंस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि अगर मैं इसको दिखाऊं ना तो इस तरह से दिखाई देता है। ये ऑक्सीजन है बेटा, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये बेटा आपके आपके 2 लोन पेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा इसका बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, एंगल स्ट्रक्चर होता है इसका, बाकी वेज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बाकी डोंट वरी बेटा, मैं आपको कहा ना डिटेल में बाकी सारी बातें समझाऊंगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब कोई एसिड हम ऐड करते हैं पानी के अंदर, व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर, जब हम पानी के साथ ऐड करते हैं उस केस में देखो क्या होता है। जैसे कि आ गया HCl, पानी के प्रेजेंट में जब बेटा मैं इसको H2O करूंगा ना, तो बेटा पता क्या होता है, इसमें से बनता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है ना बेटा, ये होता है इस लोन पेयर की तरफ इंट्रैक्ट। इसी अट्रैक्शन की वजह, इनके बीच में क्या होता है बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा इन दोनों के बीच में, इसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने कहा ना बाकी डिटेल में बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए समझाना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन था, यहां पर बेटा एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे
हाइड्रोजन तो पॉजिटिव था ही, हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव यहां आ गया, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, उस बॉन्ड का नाम है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखो, इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, बट हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया नहीं किया ना। तो ये जो बॉन्ड अब इन दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे सिंगल लाइन इस्तेमाल हो रही है, यहां पे एरो है, मतलब ये कि ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मतलब ये कि इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा आपका। आई होप आप समझे बेटा क्या हुआ कि ये जो H पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, रिपल्शन सॉरी अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, उस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है। वो बॉन्ड भी क्या होता है, कैसे होता है, डाइपोलर पोलर, मैं सारी बातें अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए बस इतनी बात छोड़ रहा हूँ। इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है, और जो बॉन्ड अब यहाँ पे क्रिएट होता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे कहते हैं। एंड दैट्स इट, यही है बेटा। और 2 अभी अभी बचे हैं आपके यहाँ पर बेटा, ठीक है, और ये बन जाता है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको बेटा ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्या होता है आपका, आप देख सकते हो ना बेटा, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बट हाइड्रोजन जो है वो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सीजन था उसके वैसे भी 8 कंप्लीट थे। क्लियर है? आई होप आपको बेटा ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने जो हमारा केमिकल बॉन्ड है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने ये समझा कि हमारे पास कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और क्या कंडीशन है, जिन कंडीशंस के अंदर ये जो बॉन्ड्स है वो आपके क्रिएट होते हैं, कोज क्या है इस चीज का। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।